कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल माला। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं माला एपिसोड 21 पार्ट 8। और बिला आखिर वो दिन आन पहुंचा था। ये इस्तांबुल की उन सुबहों में से एक सुबह थी जब बादल आसमान पे किसी धमकी की तरह फैले हुए थे, ना बरसते थे ना पीछे हटते थे। कभी कभी सूरज को दर्जों में से चमकने का मौका देते और फिर उसका रास्ता रोक देते। ऐसे में उस शहर के बासी उस कशमकश में ही रहते कि आज वो छतरियां लेकर निकलें या भीगने का खतरा मोल ले लें। अपने सफ़ेद और खाली खाली से अपार्टमेंट की खिड़की से कशमाला मुबीन ने आसमान का रंग देखा, फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। आज माहिर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी बरसों से बनाई जाने वाली इमारत का इफ्तिताह था। आज के दिन बादलों को नहीं बरसना चाहिए था। आज के दिन उन्हें सूरज को कुरमजी इमारत के 28 शेड्स पर चमकने का मौका देना चाहिए था। आज के दिन उन्हें माहिर फरीद को किसी कशमकश में नहीं डालना चाहिए था। वो खिड़की से हटी और बेडरूम के कोने में खड़े आईने के सामने आई। एक नज़र खुद पे डाली। उसने सफ़ेद हाई नेक स्वेटर पहन रखा था जो हाथ से बना था और नीचे भूरे रंग की स्कर्ट थी। आदतन स्वेटर के आस्तीन पीछे को चढ़ाए ऐसे के कलाइयों के ब्रेसलेट और अंगूठियां दिखाई देने लगी। फिर बालों में उंगलियां चलाते हुए तनकीदी नज़रों से अपना अक्स देखा। वो अभी अभी नहा कर निकली थी। बाल ड्राई कर लिए थे लेकिन उनमें नमी मौजूद थी। अभी तकरीब में काफ़ी वक्त था, सो वो जाने से पहले उन्हें स्टाइल कर लेगी। तकरीब दोपहर में थी और उसकी सारी उस तैयारी उसने पिछली रात कर रखी थी। बेड पर कपड़े, कोट, लेयर्स, बेल्ट, ज्वेलरी सब कुछ बिछा था। नीचे जूते सजे थे। वो आज नीले रंग का लिबास पहन रही थी, नीला और सफ़ेद। सुर्ख इमारत के सामने खड़े हुए वो बहुत उठेगा। मोतियों की ज्वेलरी भी नीले गाउन के ऊपर रखी थी। आज उसे मेकअप करना था, इसलिए उसने पलट के आईने में चेहरा देखा। उसने सुबह के वक्त स्किन को सांस लेने देना था। ड्रेसिंग टेबल से एक सीरम उठाया, ड्रॉपर निकाला और थोड़ी ऊंची करके चंद कतरे माथे और गालों पर टपकाए। फिर उंगलियों से उन्हें नरमी से जिल्द में मल लिया। उसका चेहरा चमकने लगा था। गर्दन दाएं बाएं मोड़ी, एक भी दाना नहीं था। उसकी स्किन बिल्कुल साफ थी। मुस्कुरा के उसने खुद को देखा। 2 दिन बाद उसका और माहिर का निकाह था। बस तब तक कोई पिंपल वापस नहीं आना चाहिए। हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर उसे हाथों पर भी मल लिया। एकदम से खुद से वैनिला की खुशबू आने लगी थी। ऊनी टोपी सर पे पहनी, बैग उठाया, एक नज़र सोते हुए बदर पे डाली और अपनी टोपी कानों के नीचे अरसते हुए वो बाहर निकल आई। गार्ड को एक दफ़ा फिर से हदायत की, वो हदायत जो हर 2 मिनट के लिए बदर को छोड़ते वक्त करती थी। गार्ड ने अपने असली सब्र से उसे यकीन दहानी कराई कि वो यहाँ से नहीं हटेगा और अपार्टमेंट की बालकनी पे लगे कैमरास को वो मुसलसल देख रहा है। वो लिफ्ट से नीचे आई और लॉबी से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। माला ने एक दफ़ा फिर गर्दन ऊंची करके आसमान के रंग को अफसोस से देखा। आज उनको नहीं बरसना चाहिए। आज के दिन में कोई खलल नहीं आना चाहिए। माहिर ने कई बरस उस दिन का इंतज़ार किया था। अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब चंद 100 कदमों के फासले पे उसकी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप मौजूद थी। उसी कॉफ़ी शॉप से डोनट और कॉफ़ी की खरीदारी के बदले में माहिर फरीद ने उसे बेकरी दी थी। जब वो कॉफ़ी काउंटर पे खड़ी हुई तो वो वाकया याद आया। मुस्कुरा के उसने मोबाइल निकाला। माहिर का कोई मैसेज नहीं आया था। वो यकीनन अपार्टमेंट में होगा और तैयार हो रहा होगा। हालांकि तकरीब में अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन वो माहिर को जानती थी। उसकी एंटीसिपेशन एंग्जाइटी उसको वक्त से पहले कुरमजी इमारत पहुंचने पर मजबूर करेगी। जब तक वो खुद सर पे नहीं खड़ा होगा, उसके ख्याल में कुछ दुरुस्त नहीं होगा। कंट्रोल फ्रीक ना हो तो उसने कॉल का बटन दबाया और फ़ोन कान से लगाया। घंटी जा रही थी और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बारिस्ता ने कॉफ़ी बनाते हुए मुस्कुरा के उसे देखा। वो जानता था कि वो किसी ख़ास शख्स को कॉल कर रही है।
صبح بخیر۔ صبح کافی پہلے ہو گئی تھی، وہ اسی خوشگوار انداز میں کہہ رہی تھی۔ بارستہ نے کافی مشین چلا دی، زور سے آواز آئی، دھواں اٹھنے لگا اور ساتھ ہی روسٹ ہوئے کافی کے دانوں کی مہک فضا کو معطر کرتی گئی۔ میں تو شاید رات میں سویا ہی نہیں، معلوم تھا میں نیچے آئی ہوں کافی لینے، تمہارے لیے کچھ لے آؤں؟ ان کے پاس کوئی ایسی کافی ملتی ہے جن سے انگزائٹی کم ہو جائے؟ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ معلوم تھا، خود کو ریلیکس رکھو، ایک افتتاح ہی تو ہے، تمہیں شوگر رش چاہیے؟ جواب میں ماہر فرید نے شوگر کی 7 نسلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کے کہا تھا، جو بھی کہنا ہے میری زبان میں کہو، اٹس اوکے، جو اپنے لیے لا رہی ہو میرے لیے بھی لے آؤ۔ کشمالہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ کھا لو گے؟ 100%۔ کال کاٹ کے اس نے فون نیچے کیا اور چہرہ اٹھایا تو بارستہ اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شوکیس پہ آگے آئی، اس میں لگے بہت سے میٹھے لوازمات کو دیکھا، وہ لوازمات جو ماہر فرید نے کبھی مکمل نہیں کھائے تھے، چاہے وہ لاہور میں ٹوٹی ہوئی نان خطائی ہو، وینکوور کی فارمرز مارکیٹ کا چاکلیٹ لکی ہو یا اسی بیکری کا ڈونٹ، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو آدھا ادھورا چھوڑ دیتا تھا، اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کھاتا تھا۔ وہ شوکیس پہ جھکی شیشے میں مدھم سا اپنا عکس دکھائی دیا، وہ عکس ابھی تک شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ایک جگہ شیشے پہ انگلی سے دستک دی۔ ان کا پورا باکس چاہیے۔ ماہر فرید کے سفید سیاہ کمرے کی کھڑکی سے دکھائی دیتے بادل میں اس کی انگزائٹی کم کرنے میں بالکل بھی مددگار ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ ویدر فور کاسٹ کے مطابق آج معطلا صاف ہونا تھا، پھر یہ بادل کہاں سے چلے آئے تھے؟ قد آور آئینے کے سامنے کھڑے ٹائی کی گرا باندھتے ماہر نے ناپسندیدگی سے سوچا تھا۔ سفید بے داغ شرٹ، ڈارک گرے پینٹس اور کنٹراسٹنگ ٹائی۔ اس نے تنقیدی نظر سے ٹائی کے رنگ کو دیکھا، پھر 2 انگلیوں سے گرا نوچ کے کھول دی، ٹائی کو پیچھے اچھالا اور وارڈروب تک آیا۔ تبھی فون بجنے لگا۔ کان میں لگے ایئر پورٹس کو چھوا تو مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ناشتہ لینے نیچے گئی تھی۔ صبح بخیر۔ وہ وارڈروب تک آیا، دروازہ کھولا، وہاں رول شدہ بہت سی ٹائیز رکھی تھی۔ میں تو شاید رات میں ہی سویا ہی نہیں۔ ایک ٹائی نکالی، اسے پیچھے سٹینڈ پہ اویزا کوٹ کے ساتھ لے جا کے رکھا۔ ان کے پاس کوئی ایسی کافی ملتی ہے جن سے انگزائٹی کم ہو جائے؟ اس نے سنگار میز کا دروازہ کھولا، بہت سی گھڑیاں چمک رہی تھی۔ وہ ایک سلور سیاہ گھڑی نکالنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ اٹس اوکے، جو اپنے لیے لا رہی ہو میرے لیے بھی لے آؤ۔ دراز مزید آگے کھینچا، پیچھے کونے میں ایک گھڑی پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ قاسم فرید کی گھڑی، آج کے دن اسے ایک گڈ لک چارم چاہیے۔ اس نے وہ گھڑی اٹھا لی۔ کھا لو گے؟ مالا پوچھ رہی تھی۔ 100%۔ اب وہ بالوں کو ہیئر موز سے سیٹ کر رہا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے یہ رپورٹس پہ انگلی رکھی۔ کال چنگیز، 2 الفاظ میں سیری کو حکم جاری کیا۔ چند لمحوں بعد چنگیز کی آواز سماعتوں میں گونجی۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ایونٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہا ہوں۔ چنگیز اس وقت اس صحن میں کھڑا تھا جو کرمزی عمارت کے وسط میں تھا۔ چاروں طرف عمارت کے اونچے برآمدے اور راہداریاں تھیں جن کی دیوار ابھی تک سرمئی تھی اور اس میں کوئی آرٹ ورک نہیں بنا تھا۔ اس صحن میں بہت سے ورکرز دائیں بائیں پھر رہے تھے۔ ایک سٹیج لگایا جا رہا تھا، لائٹنگ، پھول، آرائش، ایسے ہی۔ چنگیز گردن اٹھا کے آسمان کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس جگہ تم نے کھڑے ہونا ہے وہ مجھے ہائی رسک لگ رہا ہے۔ اوپر عمارت کی کسی بھی راہداری سے کوئی بھی سنائپر تمہارا شاٹ لے سکتا ہے۔ کم آن چنگیز، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میرا آج کا دن سیکیورٹی کی وجہ سے خراب مت کرو۔ تم بار بار بھول جاتے ہو کہ ایک سیریل کلر اس شہر میں موجود ہے جس کی ایکس وائف سے تم شادی کرنے جا رہے ہو۔ اس کی فیملی مکمل ہونے میں صرف تم رکاوٹ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کوشش نہ کرے، اس لیے میں تمہارا سٹیج موو کروا رہا ہوں۔ وہ سیریل کلر اتنا تربیت یافتہ ہے کہ اگر اس نے مجھ پہ گولی چلانی ہوئی تو بند کمرے میں بھی چلا دے گا۔ میرے سٹیج کی جگہ کو تم نہیں چھوڑو گے۔ بجائے مجھے کسی ڈبے میں بند کرنے کے اپنی سیکیورٹی پہ محنت کرو۔ محنت کر رہے ہیں یار، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دفاعی اپروچ کیوں استعمال کر رہے ہیں چنگیز؟ اسے اس شہر میں کھلا کیوں چھوڑا گیا ہے؟ تمہیں اس کے ہینڈلر سے بات کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے تمہیں کہا تھا نا 2 مہینے کے لیے آیا ہے اور واپس چلا جائے گا، تو وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں گیا؟ اس کے 2 مہینے کب مکمل ہوں گے؟
कफ लिंक्स पहनते हुए अपने अक्स को देखते हुए माहिर को चेहरे पर बहुत सी झंझलाहट दिखाई दी थी। मुझे क्या मालूम उसके 2 महीने कब मुकम्मल होंगे, तारीखें तो नहीं बताई उन्होंने मुझे। चंगेज़ भी उकता के बोला था। बहुत मुश्किल है, इतना उगलवाया है। वो वाकई ऑफिशियल असाइनमेंट पे मौजूद है। उसका हैंडलर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ज़िया सुल्तान की ज़िंदगी की हिफाजत भी उसके हैंडलर ने ही करनी है। वट बस मेरा दिन खराब मत करना। उसने कॉल काट दी। फिर खुद को आईने में देखते हुए चंद गहरे सांस लिए। सिंगार मेज पे रखी मोमबत्ती का जार उठाया, ढक्कन खोला और चेहरे के करीब ले जाके सूंघा। आंखें बंद की। लिवंडर और मोतिये की मिली जुली खुशबू अंदर तक उतर गई। उस खुशबू से बहुत कुछ याद आया था। उस खुशबू से बहुत कुछ जुड़ा था। आज के दिन उसे इस खुशबू की ज़रूरत थी। अभी वो कोट पहन रखा था जब चंगेज़ की दोबारा कॉल आने लगी। तुम्हारी जगह तब्दील नहीं कर रहा, लेकिन तुम बिल्कुल आखिर में पहुंचोगे। माहिर फरीद के चेहरे पे बहुत सी बेजारी उभरी। मैं आखिर में नहीं पहुंच सकता, मुझे बहुत से इंतजामात देखने हैं। मेरी सिक्योरिटी ख़राब करने की बजाय अपनी टीम से कहो कि वो मेहनत करें। चंगेज़ ने उसी की बात तंज से उसको लौटाई। तुम्हारा यहाँ ओपन में बहुत देर होना ठीक नहीं है, इवेंट के करीब करीब पहुँचना। माहिर ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। अब चंगेज़ उसे बताएगा कि क्या करना है। ये उसकी कुरमजी अमारत थी। कोई उसको नहीं बता सकता था कि उसने अमारत में कब पहुंचना है या उसका रंग क्या रखना है। उसने कोट पहन के एक आखिरी निगाह खुद पे डाली और बाहर निकल आया। उसे फैजी खानम को हदायत देनी थी कि उसका दूसरा सूट भी गाड़ी में रखवा दे। हो सकता है उसे लिबास एक दफ़ा फिर तब्दील करना पड़े। आज के दिन उसके लिबास पे शिकन नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। वो बाहर आया तो अल्फाज मुंह में रह गए। माला लिविंग रूम में खड़ी थी, टोपी पहने, भूरे स्कर्ट पे सफ़ेद हाथ से बना स्वेटर पहनने से वो काउंटर पे कुछ रख रही थी। आहट पे चेहरा उसकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराई। एकदम से माहिर की सारी एंग्जाइटी वजूद से खारिज हो गई। कंधे हल्के फुल्के हो गए। चंगेज़, ज़िया, सिक्योरिटी इंतजामात, हर शय जैसे मंजरनामे से हट गई। वो सामने थी और जैसे कोई मुश्किल नहीं लग रही थी। क्या लाई हो? वो मुस्कुरा के काउंटर तक आया। माला ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ धकेला और बॉक्स की तरफ इशारा किया। माहिर ने बेकरी के बॉक्स का स्टिकर उतारा और एहतियात से उसे खोला। अंदर बकलावे के 4 टुकड़े उसका मुंह चढ़ा रहे थे। उसने निगाहें उठा के माला को देखा, फिर बकलावा को, फिर वापस माला को। बकलावा? सीरियसली? माला ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट रोकते हुए कंधे उचकाए। शुगर रश याद दिलाया। माहिर ने जबरन मुस्कुराते हुए ढक्कन बंद किया। इस बात में सर हिलाया। तुम जानती हो इस शहर में फॉरेनर्स के अलावा कोई इस चीज़ को नहीं खाता। उसने बहुत दिक्कत से इस डिब्बे को डस्टबिन में डालने से जैसे खुद को रोका था। और हम फॉरेनर्स ही हैं। वो सीने पे बाजू लपेटे मुस्कुरा के उसे देख रही थी। खाना? माहिर ने जैसे थूक निकला। ढक्कन दोबारा खोला। एक दफ़ा फिर माला को देखा। वो उन्हीं मुस्कुराती नज़रों से जैसे उसके खाने की मुंतज़िर थी। उसने 2 उंगलियों से एक टुकड़ा उठाया। बकलावे का घी और शीरा उंगलियों पर लग गया। बहुत दिक्कत से माहिर फरीद ने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखे। एक ज़रा सी बाइट ली क्योंकि कशमाला मुबीन से कुछ बैद नहीं था। वो परसों का फंक्शन कैंसिल ही ना कर दे, लेकिन एक बाइट से ज़्यादा वो इस मीठे जहर को अंदर नहीं उतार सकता था। उसने अध खाया बकलावा वापस डब्बे में रखा। उसे चबाते हुए सर इस बात में हिलाया। बद वक्त निगला और जबरी मुस्कुराहट के साथ बहुत ज़ब्त से अल्फाज जोड़े। थैंक यू मेरे लिए ये लाने के लिए। डिब्बा बंद किया और टिश्यू के लिए हाथ बढ़ाया तो माला ने काउंटर पर रखा टिश्यू बॉक्स उसके सामने किया। वो इसी तरह मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। पूरा बॉक्स ख़त्म करना। उंगली उठा के नसीहत की और दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी। फिर रुक के वापस पलटी। हमने इवेंट पे किस वक्त जाना है? मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम लोग आराम से आना। उर्दल मुझे ड्रॉप करके तुम्हारे पास आ जाएगा। वो तुम्हें और फैजी खानम को लेकर आएगा। फिर रुक के जैसे उससे पूछा, बदर और हलाल भी आएंगे राइट? माला ने इस बात में सर हिला दिया। ऑफ कोर्स, हम सबको वहाँ होना चाहिए। मैं अभी उर्दल को लेकर जा रहा हूँ। जब तुम्हें ड्राइवर चाहिए हो तो उसको बुलवा लेना, ये तुम लोगों को ले जाएगा। माहिर ने फिर से जैसे ताकीद की थी। हेलो, मैं भी इस घर में रहता हूँ, मेरे पास भी एक कार है।
किसी कोने से आवाज़ आई तो इन दोनों ने गर्दन मोड़ी। लाउंज के सोफे पे आलती पालती किए बियरबल फरीद नाइट सूट में कंबल ओढ़े बैठा था। बाल और चेहरे से लगता था कि उसने सुबह उठने के बाद मुंह नहीं धोया। गोद में प्लेट लिए वो टोस्ट पर कुछ लगाए खा रहा था। तुम इवेंट तक जाग जाओ, यही बहुत है। माहिर ने नापसंदीदगी से उसके टोस्ट पर लगी शय को देखा और अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। बियरबॉल ने उसकी नज़रें देख ली थी। उसने प्रोसेस्ड क्रीम चीज़ का जार उठाया, चम्मच बाहर के अंदर से निकाला और माहिर की आंखों में देखते हुए उसे टोस्ट के ऊपर गिरा दिया। फिर चम्मच की पुश्त से उसे फैलाने लगा। माहिर बे, आप जाएं, अपनी इमारत का ख्याल करें, अपने मजदूरों को हरास करें, हम लोग एक साथ आ जाएंगे। माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले कि बियरबॉल ने हाथ उठा दिया। माहिर यार, तुम जितनी जल्दी इस घर से चले जाओगे हमारा ये वक्त सुकून से गुजरेगा, क्योंकि तुम्हारी एंग्जाइटी और डांट डपट से हम सब की मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासर होने वाली है। फिर माहिर की आंखों में देखते हुए टोस्ट की बाइट ली। उफ! माहिर ने जब्त से दांत पर दांत जमाए, सर हिलाया। ठीक है, लेकिन इन सब को वक्त पे ले आना। फिर माला को देखा जो अब तैयार होने का कह के वापस जा रही थी। वो फैजी खानम को अपने सूट का बताने लगा, चंद हदायत दी, चंद किचन में बिखरी चीज़ों पे तनकीद की। फिर एयरपोर्ट्स को छुआ और एक के बाद एक कॉल मिलाने लगा। लाउंज में दाएं बाएं चक्कर काटते हुए उसने 3-4 लोगों को फ़ोन पे चंद बातें सुनाई, यहाँ तक कि बियरबॉल फरीद का नाश्ता हराम हो चुका था। वो टोस्ट के बाइट लेते हुए कीना तोड़ नज़रों से लिविंग रूम में दाएं बाएं टहलते हुए देख रहा था। फ़ोन बंद हुआ तो बियरबॉल ने नवाला निगलते हुए उसे टोका। यार, तुम वहीं चले जाओ, हमारे सर पे क्यों खड़े हो? पहलुओं पे हाथ रखे खड़े मुस्तरिब से माहिर फरीद ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। तुम अभी शुरू करोगे तो इवेंट तक तैयार हो गए, मगर तुम्हारा नाश्ता ही ख़त्म नहीं हुआ। मेरे नाश्ते को नज़र मत लगाओ, मैंने कहा मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा और सबको पहुंचा दूंगा। तो मसला क्या है? मुझे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट पे भरोसा होता तो आज हम यहाँ ना होते, वो दुरुस्ती से बोला। बियरबॉल फरीद कोई असर नहीं हुआ था। एतमानान से नवाला निकला और फिर सोचती नज़रों से माहिर को देखा। शबनम बता रही थी कि तुमने अपनी वसीयत तैयार कर ली है, मेरे नाम कुछ लगाया है या सब कुछ माला के नाम कर दिया है? किचन में काम करती फैजी खानम ने एकदम परेशानी से इन दोनों को देखा, फिर गड़बड़ा के साथ नीचे कर लिया। बियरबॉल इसी तरह लुकमा चबाते हुए कह रहा था, कर तो वैसे तुम भी वही रहे हो जो मैंने किया, हर चीज़ अपनी पसंदीदा औरत के नाम कर दी, लेकिन तुम करोगे तो ठीक होगा, बियरबॉल ने किया तो गलत था। डबल स्टैंडर्ड। फिर से एक बाइट ली। माहिर चंद लम्हे जब्त से उसे घूरे गया, फिर सर झटका। उसी पल हलाल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उससे पहले कि हलाल की आवाज़ आती, लूना भागती हुई अंदर से निकली और भौंकती हुई उनके करीब आई। माहिर फौरन से पीछे हुआ। हलाल, उसको साइड पे करो, मुझे अपने कपड़ों पे उसके बाल नहीं चाहिए। वो कोफर से ऊंचा चलाया था। फैजी खानम भाग के उसकी तरफ आई और लूना को कॉलर से पकड़ा। वो नीचे आवाज़ में काऊं काऊं भौंकती माहिर के पैरों के गिर्द चक्कर काटने की कोशिश कर रही थी। फैजी खानम ने बद वक्त उसे पकड़ा और सर पे हाथ फेरते हुए उसको प्यार से कुछ कहने लगा, लेकिन लूना इसी तरह बेचैन थी। पता नहीं इसको क्या हुआ है भाई, ये सुबह से ऐसे ही बेचैन है। हलाल दरवाजे के साथ खड़ी कह रही थी। चेहरे पे परेशानी थी और आंखें दरो दीवार पे जमी थी। वो भी शायद अभी उठी थी। वो कहते हैं ना, कुत्तों को वक्त से पहले मुस्तकबिल की खबर हो जाती है। माहिर ने घूर के बियरबॉल को देखा, जो अब करीम चीज़ का भरा हुआ चम्मच ज़बान से चाट रहा था। किसी को वक्त से पहले मुस्तकबिल की खबर नहीं होती। फिर राहदारी की समत भर गया। गार्ड माला के दरवाजे के बाहर इसी तरह खड़ा था। माहिर ने घंटी बजाई, एक घंटी, फिर दूसरी। अगले ही लम्हे माला ने दरवाज़ा खोला, ऐसे कि उसके एक कान पे फ़ोन था। फ़ोन के स्पीकर्स पे हाथ रखे और उसने सवालिया आबरू उठाए। बियरबल कह रहा है कि वो तुम लोगों को ले आएगा, लेकिन मैं बियरबल को जानता हूँ, वो देर कर देगा, वो कहने लगा। उसी पल एयरपोर्ट्स के अंदर सीरी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उसे एक कान वाली कॉल का बता रही थी। अगर बियरबल देर करे तो तुम उर्दल को बुलवा लेना, ओके? कॉल मुसलसल आ रही थी। उसने डपट के सीरी को कहा, आंसर इट। अब कान में उमार कुछ कह रहा था। उसकी बात सुनते हुए उसने दरवाज़ा खोले खड़ी माला को देखा, जो माहिर को इस बात में सर हिला के फ़ोन पे ओके ओके
कर रही थी। साथ ही उसे हाथ से एक इशारा किया। माहिर ने आबरू ताज्जुब से इकट्ठे किए। क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। बात जारी रखते हुए माला ने फ़ोन कान और कंधे दोनों के दरमियान रखा और दोनों हाथों को इकट्ठा करके इशारा किया। फिर जैसे मक्खी उड़ाते हुए हाथ से झटका, जैसे कह रही हो छोड़ो कोई बात नहीं। अब वो वापस मुड़ गई थी। वो फ़ोन पे बात कर रही थी। ऊपर से उमार उसके कान में एक नया मसला सुना रहा था। माला वापस पलट गई थी और दरवाज़ा चौखट के करीब जा रहा था। एक दर्द सी थी जिससे वो उसे दिखाई दे रही थी। टोपी से निकलते हुए बालों की पोंछ। वो उमार की बात सुनते हुए उसे देख रहा था। वो क्या कह रही थी? वो किस चीज़ का इशारा कर रही थी? उसे कोई बात याद करवा रही थी। दरवाज़ा वापस जगह पे आ रहा था और माहिर फरीद का रोज़न छोटा हो रहा था। ऊपर से कान में बोलता हुआ उमार। वो पलट गया। किसी ने जैसे दिल में कहा कि उसे नहीं पलटना चाहिए, उसे ये बात अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन उमार की बक बक मुसलसल जारी थी। आ रहा हूँ मैं, देख लूँगा सारे मसले। 2 मिनट के लिए तुम लोग कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकते? वो बरहमी से कहता लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। सारा मूड खराब हो चुका था। उर्दल नीचे उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। कार में बैठने से पहले माहिर ने रुक कर उसे देखा। फ़ोन ऑन रखना, बियर बॉल ने कहा है। वो सारी फैमिली को लेकर आएगा, लेकिन मुझे मालूम है वो देर कर देगा। इवेंट शुरू होने से 1.5 घंटा पहले माला को कॉल करके पूछ लेना कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं, और वक्त से पहले चले जाना। उसने संजीदगी से हदायत दी। फरबा से उर्दल ने सर इस बात में हिलाया। वो अंदर बैठा और फ़ोन की स्क्रीन रोशन करके सामने की। एक के बाद एक मसले, आखिरी मिनट करने वाली चीज़ें, फिर वो मेहमान जिन्होंने आना था, कुछ जो नहीं आ सकते थे, ऊपर से ये बातें। कार आगे बढ़ने लगी। आज ट्रैफिक बहुत था, या शायद हर चीज़ वक्त की मुनासबत से होती नहीं दिखाई दे रही थी। ज़रा ज़रा देर बाद कार ठहरती तो वो चिड़चिड़े अंदाज में बाहर देखता, फिर ज़ब्त से वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो जाता। चंद लम्हे के लिए जब सारी कॉल्स थम गई और कोई मज़ीद मसला सामने नहीं आया तो माहिर ने फ़ोन रखा। एयरपोर्ट्स कान से निकाले, खिड़की के बाहर सड़क, ऊपर सुरमई आसमान को देखा। उसे क्या कह रही थी? वो दोनों हाथों का चकोर बनाए किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी। उसे क्या याद करवा रही थी? उसे ये गुफ्तगू अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो हर चीज़ अधूरी छोड़ देता था। नान खताई भी, कुकीज़ भी, डोनट भी, बहुत सी बातें भी। उसे ये गुफ्तगू मुकम्मल करनी चाहिए थी। उसे रुक के माला की कॉल मुकम्मल करने का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन माहिर फरीद को हमेशा जल्दी होती थी। लंदन छोड़ के जाने की, कुरमजी अमारत बनाने की, लाहौर से वापस जाने की। बहुत से ख्यालात एकदम से आपस में खलत मलत होने लगे। उसने बेख्तियार टाई की नोट ढीली की। उसे जैसे घुटन हो रही थी। शायद हीटर तेज़ था, शायद उसे माला की बात सुननी चाहिए थी, शायद उसे रुक के उसे आखिरी नज़र देखना चाहिए था। लेकिन आखिरी नज़र क्यों? अभी इवेंट पे वो दोनों साथ होंगे। उर्दल उसे वक्त पे ले आएगा। फिर क्या मसला था? उसने बैक व्यू मिरर में उर्दल का चेहरा देखा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी, वक्त की सुइयां ज़हनी कैलकुलेटर पे हिसाब किया। उसे चीज़ें अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसे लाहौर से वापस नहीं जाना चाहिए था। उसे वैनकूवर के बाद माला को मज़ीद ईमेल्स करनी चाहिए थी। उसे उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए था। उसे इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। कार वापस मोड़ो। उर्दल ने बेख्तियार गर्दन पूरी मोड़ के उसे देखा। सर वापस? अभी इवेंट में काफ़ी टाइम है। वैसे भी चंगेज़ ने कहा था कि मैं देर से आऊँ। वापस मोड़ो, मुझे अपार्टमेंट जाना है। वो जैसे जल्दी में था। कोई चीज़ थी जो जहन में चुभ सी गई थी, किसी कांटे की तरह, बर्फीले पहाड़ों के दरमियान किसी शगाफ की तरह। कच्ची बर्फ पर पाँव रखा और पहाड़ ने इंसान को निगल लिया। कोई ऐसी खलश थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी से लिफ्ट और लिफ्ट से ऊपर तक का सफ़र उसने अजीब बेचैनी में गुजारा था। उमार की फिर से कॉल आ रही थी, लेकिन उसने काट दी। राहदारी में तेज़ कदमों से भरता वो माला के अपार्टमेंट तक आया। बेल बजाई। 1 घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी पे हाथ रखने लगा कि करीब खड़ा गार्ड खनकारा। वो घर पे नहीं है। माहिर ने चौंक के उसे देखा। कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। वो अभी बाहर निकली थी। तो पहले बताओ ना। उसे झिड़क के वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आया। लाउंज में सामने का मंजर अब कदरे तब्दील होता नजर आया। बियर बॉल लंबे काउच पे लेटा रिमोट से टीवी के चैनल बदल रहा था। कालीन पे बहुत से ब्लॉक्स बिखरे थे। बदर और हलाल वहीं
चौकड़ी मारे आमने सामने बैठे थे और हलाल ब्लॉक्स उठा उठा के उसके हाथों में दे रही थी। बदर ने बस चेहरा उठाकर उसे देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। बदर वापस मुस्कुराया और सर नीचे कर लिया। उसका और माहिर का ताल्लुक बस इतना ही था, एक नरम मुस्कुराहट जैसा। वो वापस फैजी खानम की तरफ मुतवज्जा हुआ। माला कहाँ है? वो किसी ज़रूरी काम से गई हैं, 20 मिनट तक आ जाएंगी। वो तेज़ी से हाथ चलाती कुछ बना रही थी। अंडे, टोस्ट, ओकाडो, ऑरेंज जूस। उसने काउंटर पे फैली चीज़ों को देखा। ये बदर का नाश्ता था। उसको नाश्ता नहीं करा के गई थी। क्यों? वो इतनी जल्दी में क्यों गई थी? वो बात अधूरी छोड़कर क्यों गई थी? वो क्या कह रही थी? उसने कोई पैगाम दिया था? वो फ़ोन निकालते हुए बेचैनी से पूछ रहा था। फैजी खानम ने नफ़ी में सर हिलाया और ओकाडो का गोदा चम्मच से निकालने लगी। माहिर ने मोबाइल पे उसका नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। एयरपोर्ट्स तब तक वो नोच के उतार चुका था। घंटी जा रही थी। फिर माला का हेलो सुनाई दिया। कहाँ हो माला? मैं बस आती हूँ, एक ज़रूरी काम से गई थी। उसकी आवाज़ सुन के उसे जैसे एतमानान सा हो गया था। कितनी देर है? माहिर ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मैं भी नहीं गया, तुम वापस आकर तैयार हो जाओ, हम साथ ही जाएंगे। लंबे सोफे पे बैठे बियरपुल फरीद ने चेहरा मोड़ के उसे देखा और फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। यानी मेरे ऊपर किसी को एतबार ही नहीं? ऊंची आवाज़ में बोला था। माहिर ने हाथ से उसे चुप होने का इशारा किया और वापस फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बस आती हूँ कुछ देर में। वो जल्दी में लग रही थी। माहिर ने फ़ोन नीचे रख दिया। अब उसे इंतज़ार करना था। 20-25 मिनट की ही तो बात थी। 20-25 मिनट के लिए वो माला का इंतज़ार कर सकता था। जहाँ इतने वर्ष उसने इंतज़ार किया था, वहाँ चंद मिनट और सही। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। बियरपोल लंबा लेटा ढटाई से टीवी देखे गया। उससे बात करना ही फजूल था। वो दोनों खामोशी से ब्लॉक्स जोड़ते गए। फैजी खानम की किचन में कटिंग की आवाज़ आती रही और माहिर फरीद इसी तरह मुस्तरिब और बेचैन विंग चेयर्स के सामने दाएं बाएं टहलता फ़ोन पे बहुत से लोगों को बहुत सी बातें सुनाता गया। वो टहलते टहलते बार बार टीवी की स्क्रीन के सामने आ जाता था और हर दफ़ा बियरपोल फरीद के चेहरे के जाविये बिगड़। लूना जो खिड़की के करीब जाके बैठी थी, माहिर के आने के बाद बार बार लपक के उसके करीब भागती और फैजी खानम को फिर से किचन छोड़ के उसकी तरफ आना पड़ता। कॉल के दरमियान माहिर ने बरहमी से उसको देखा जो एक दफ़ा फिर भौंकने लगी थी। हलाल, खुदा के लिए इसको कंट्रोल करो वरना मैं इसे किसी डॉग शेल्टर में छोड़ आऊँगा। उसका जब्त जवाब दे चुका था। छी छी छी। बियरपोल जानवरों के हकूक की रग फुड़क उठी। किसी तंज के लिए मुंह खोला कि माहिर ने हाथ उठा के उसे खामोश कराया। फिर उतनी ही दुरुस्ती से फ़ोन में कहा, मैं यहाँ से बैठ के इलेक्ट्रिक सप्लाई के मसले को हल नहीं कर सकता उमार। किसी टेक्निकल आदमी को कॉल करो और उससे कहो कि वहाँ पहुँचे। उसे सारी बेचैनी, माला का इंतज़ार, बिल्डिंग के मसले और बियरबोल की बक बक के दरमियान कुन आँखियों से उसे दिखाई दिया था कि ब्लॉक्स जोड़ते बदर ने एकदम चेहरा उठा के उसे देखा था। फिर राहदारी को सारी आवाज़ें एकदम से जैसे बंद हो गई। उमार कुछ कह रहा था लेकिन माहिर ने फ़ोन नीचे कर दिया। वो रुक के बदर को देखने लगा। लूना की काऊ काऊ जैसी अब जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। बदर की सबज आंखें बिना पलक झपकाए राहदारी पे जमी थी। फिर उसने वापस माहिर को देखा, फिर दोबारा राहदारी को। उन आंखों में कुछ था। माहिर ने उनके ताकुब में राहदारी को देखा। वो खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। क्या बदर को कुछ नजर आ रहा था जो वो नहीं देख सकता था? वो एकदम उसके सामने आया, ब्लॉक्स हाथ से पड़े किए, पंजों के बल बैठा और नरमी से दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। बदर, इधर देखो मेरी तरफ। बदर जो अभी तक राहदारी को देख रहा था, चेहरा माहिर की तरफ उठाया। उसकी मासूम बड़ी बड़ी सबज आंखें कुछ कह रही थी। कुछ था उनमें, एक तासुर जो वो कभी कभी देखता था। वहाँ कोई है, वो जानता था। वो बच्चा नहीं बोलेगा। वो उसकी आंखों में अपना जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बदर ने फिर से राहदारी को देखा, फिर चेहरा वापस मोड़ लिया। सर झुका के वो अपने ब्लॉक्स उठाने लगा। माहिर ने उसके कंधों से हाथ हटा दिए। वह ऐसे क्यों करता था? ऐसा क्या था जो वो देख रहा था जिसे ना माहिर फरीद महसूस कर सकता था, ना हलाल शम्स? क्या हुआ भाई? हलाल भी अचंभे से पूछ रही थी। बदर कभी कभी ऐसे चौंक जाता है जैसे वो कुछ देखता है, कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा।
डोंट टेल मी कि इस बच्चे के पास भी सुपर पावर्स हैं। बियरबल जल्दी से पैर समेट के उठ बैठा। चेहरे पे एकदम हवाइयाँ उड़ने लगी थी। तुम खुद तो चले जाते हो, मुझे सारा दिन इन 2 क्रीपी बच्चों के साथ गुजारना पड़ता है। प्लीज मुझे बताओ, इसको भी तो कोई चीजें नजर नहीं आती? माहिर ने जैसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, राहदारी की तरफ देखा, बदर की तरफ। क्या हुआ था उस लम्हे जब बदर ने वहां देखा था? क्या हुआ था उन तमाम लम्हों में जब उसने बदर को यूं ही चौंकते देखा था? क्या हुआ था? वो क्या देखता है भाई? हलाल उलझन से पूछ रही थी। यार, एक तो सब ही साइको हैं इस घर में। कोई देखता है, कोई सुनता है। मैं कहीं और शिफ्ट होता हूँ। सुनता है, शायद वो देखता नहीं है। सुनता है, वो जैसे खुद से बुड़बुड़ाया। एक पजल था जो आंखों के सामने था, बहुत से टुकड़े जो अपनी जगहों पे नहीं थे और एक टुकड़े की जगह खाली थी। एक मकनातीसी पजल जिसमें अगर वो एक टुकड़ा फिट कर ले तो सारे टुकड़े खींच के अपनी जगहों पे आ जाएंगे। क्या सुनता है? लूना भौंकना छोड़ चुकी थी। टीवी की आवाज खामोशी थी। फैजी खानम के किचन से भी चाप सुनाई नहीं देती थी और माहिर फरीद अपने सूट की परवाह किए बगैर उस बच्चे के सामने पंजों के बल बैठा था। वो क्या सुनता है? उसने एक निगाह अपने फोन पे डाली। किसी टेक्निकल आदमी को बुलाओ, माहिर बुड़बुड़ाया था। टेक्निकल आदमी? क्या? हलाल की समझ में नहीं आया था, लेकिन उसकी समझ में आना जरूरी भी नहीं था। वो दोनों अगवा जा रहे थे और माला जाने से पहले बदर को हदायत दे रही थी। वो उस पुलिस वाले के बारे में बता रही थी जिसको वो उसकी हिफाजत के लिए छोड़ के जा रही थी। वो एक अच्छा आदमी है बदर, ही इज अ गुड मैन। बदर ने चौंक के राहदारी को देखा था। वो बेकरी में खड़े थे और वो काउच पे बैठे बच्चे के सामने बैठी थी। मामा इज मैरिंग दिस मैन, वो नरमी से उसे बता रही थी। बदर ने चौंक के बेकरी की सीढ़ियों को देखा था। माहिर कुछ देर पहले दाएं बाएं टहलता फोन पे कह रहा था, किसी टेक्निकल आदमी को बुलाओ, और बदर ने फौरन से दरवाजे की समत में देखा था। आदमी? माहिर फिर बुड़बुड़ाया, मैन। अगले ही लम्हे बदर ने करंट की तरह सर उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में वही तासुर था। माहिर फरीद बिना पलक झपकाए उसे देखे गया। मैन, उसने दोहराया। बदर सांस रोके उसे देख रहा था। फिर उसने राहदारी को देखा। कमरे में सन्नाटा था। एक मंजर सा जहन के पर्दे पे लहराया। वो बालकनी के दरवाजे के साथ खड़ा था। हाथ में भाप उड़ाता मग था। सामने सोफे पे माला एक तस्वीर दिखाते हुए उसको कह रही थी, दिस मैन इज योर फादर। मैन, वो बुड़बुड़ाया और बदर पलक झपकाए बिना उसे देखे गया। पजल का टुकड़ा उसे मिल गया था। उसे सिर्फ उसको खाली चौखट्टे में रखना था और मकनातीसी कुव्वत से सारे टुकड़े खींच के अपनी असल जगहों पे आ जाने थे। वो ज़ियाद को उसके नाम से नहीं पहचानता। वो ज़ियाद को बाप के लफ्ज़ से भी नहीं पहचानता। माला हमेशा उसे कहती थी, वो आदमी तुम्हारा बाप है। वो उसको मैन के लफ्ज़ से पहचानता है। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। तो फिर? बियरबॉल की आवाज़ कहीं से सुनाई दी। जब तुम लोग मैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो तो वो समझता है कि उसका बाप आ गया है और वो इसलिए दरवाजे की तरफ देखता है। मतलब? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था और हाथ बर्फ। वो उसे मैन के नाम से पहचानता है। वो बुड़बुड़ा रहा था। 2 उंगलियों से उसने वो आखिरी मिसिंग टुकड़ा खाली चौखट्टे में रखा। बस एक लम्हे का खेल था और सारे टुकड़े दौड़ते हुए अपनी अपनी जगहों पे आ गए। फिट, मुकम्मल, ओसेंस रेजर। सबसे सादा जवाब दुरुस्त जवाब होता है। वो अपने बाप को मैन कहता है। उसने चेहरा उन सब की तरफ मोड़ा। हलाल की बेनूर आंखें दीवार पे जमी थी और बियरबॉल उसी नासमझी से उसे देख रहा था। गलाता टावर के सामने जब वो चंद लम्हे के लिए खोया था तो माला की दोस्त ने उससे पूछा था कि उसे कॉटन कैंडी किसने दी? कॉटन कैंडी मैन ने, और बदर ने सर इस बात में हिलाया था। चंद लम्हे कोई बोल ना सका। कॉटन कैंडी मैन कोई नहीं था। उसे वो कॉटन कैंडी ज़ियाद ने दी थी। उसने अपने बाप को देखा था। वो मैन के लफ्ज़ पे सर हिला रहा था। अब पजल दीवार पर उसके सामने था। हर टुकड़ा अपने चौखट्टे में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से फिट हो चुका था। ऐसे कि सारी तस्वीर सामने थी, रोज़े रोशन की तरह आया। बदर को आलियान ने नहीं, ज़ियाद ने अगवा किया था। मैं दुरुस्त था, लेकिन ज़ियाद सुल्तान इस वक्त जेल में था और तुमने खुद ही कहा कि वो जादूगर आलियान, उसने वो कॉटन कैंडी बच्चे को दी थी। कॉटन कैंडी मैन कोई नहीं था।
का आलियान इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। उस बूढ़े दुकानदार की बेटी ठीक कह रही थी। वो अपने बाप को झूठ बोलने से रोक रही थी। आलियान ने उसको झूठ बोलने के लिए कहा था। वो चाहता था कि हम यकीन कर लें कि उस वक्त वहाँ आलियान मौजूद था। आलियान ने कभी बदर को अगवा किया ही नहीं था। मैं दुरुस्त था, मैं हमेशा से दुरुस्त था। उसने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा तो उनकी रंगत सफ़ेद थी। बदर को उसके बाप ने ही अगवा किया था। बदर इतने महीने ज़िया सुल्तान के पास ही था और उस लम्हे फिरोजी और पिस्ता अमारत की पहेली उस पजल की तरह सामने आ गई थी। फिर आलियान को कैसे मालूम हुआ कि बच्चा किस अमारत में है? उसे बिल्कुल ठीक से नहीं मालूम था। उसने पहले कहा था फिरोजी और मैंने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि वो दुरुस्त कह रहा था। अपनी तरफ से आलियान सच बोल रहा था क्योंकि उसको उसके जिन्नात ने बताया था कि बच्चा फिरोजी अमारत में है, क्योंकि वहाँ एक और बच्चा भी था जिसे गैर कानूनी तौर पे वहाँ रखा गया था और आलियान के जिन्नात ने हमेशा की तरह गलती कर दी थी। जैसे उन्हें लगा था कि माला और मैं एक छत तले रहते हैं, वैसे ही उन्होंने आलियान को गलत खबर दी थी। मैंने उसका यकीन इसलिए किया क्योंकि उसकी आंखों में सच था। वो दाएं बाएं टहल रहा था। सारे ताने बाने उसके हाथ में आ चुके थे। लेकिन जब पुलिस को बच्चा फिरोजी अमारत से नहीं मिला तो आलियान ने अपने मोक्कल से किसी तरह कम्युनिकेट किया। वहीं हमारे सामने बैठे और उसके मोक्कल ने तस्दीक कर दी कि बच्चा 7 वाली अमारत में है। जिन्नात ऐसे गलतियां करते हैं। आलियान मेरे सामने ये मानने को तैयार नहीं था। उससे गलती हुई है क्योंकि उसकी अन्ना को ये गवारा नहीं था और वो उस शरारत को जारी रखना चाहता था। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा था? लेकिन माहिर उसको नहीं सुन रहा था। सारे सवालात के जवाब उसके सामने थे। मैं दुरुस्त था। माहिर फरीद हमेशा दुरुस्त होता है। मैंने पहले दिन से कहा था कि उस बच्चे को ज़िया सुल्तान ने ही अगवा किया है। उसका एक ही मकसद था कि बच्चे को ढूंढने के लिए माला और वो एक हो जाएंगे। लेकिन फिर आलियान को उस अगवा के बारे में इल्म हो गया और ज़ियाद की दुश्मनी में उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने थोड़ा सा चोज बर्पा किया, थोड़ी सी शरारत की ताकि ज़ियाद और माला इकट्ठे ना हो सकें। ये उसका ज़िया सुल्तान से इंतकाम था। उसने बच्चे के अगवा का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। उसने माला को ऐसे ख्वाब दिखाए जिससे ये साबित हो सके कि एक नया सरकार इस्तांबुल में मौजूद है जिसके पास उसका बच्चा है, जबकि आलियान के पास वो बच्चा नहीं था। वो हमेशा से अपने बाप के पास ही था। लेकिन तुम भूल रहे हो कि ज़िया सुल्तान उस वक्त जेल में था। माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो उस वक्त जेल में नहीं था क्योंकि हमें वो तारीखें नहीं मालूम जिनमें वो इस्तांबुल आया था। चंगेज़ ने कहा कि उसके हैंडलर के मुताबिक उसको 2 महीने का एक असाइनमेंट मिला था। ऐसे असाइनमेंट्स की तारीखों का तयन तो नहीं किया जाता। फिर उनको 2 महीने का वक्त कैसे मालूम था? सिर्फ इस सूरत में जब 2 महीने पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। ज़िया सुल्तान ने वाकई यहाँ पे एक असाइनमेंट किया था, लेकिन गर्मियों में। आज से कई महीने पहले वो अपना असाइनमेंट करके वापस जेल चला गया था और फिर दुनिया दिखावे के लिए चंद महीनों के बाद उसको रिलीज़ किया गया। वो सब कुछ जिसे हम हाल में होता हुआ समझ रहे थे वो माजी में हो चुका था। उस वक्त वो उस शहर में किसी असाइनमेंट के लिए मौजूद नहीं है। वो आज़ाद है और वो यहाँ एक ही मकसद के लिए आया है। उसने चौंक के बदर को देखा। वो अब वापस अपने ब्लॉक्स जोड़ रहा था। माला उसके बाप का नाम नहीं लेती थी, उसको मैन कहती थी, इसलिए उस नाम से उसकी कोई उनसियत नहीं थी, ना वो उस नाम पे चौंकता था। तुम्हें नुकसान पहुंचाने? बियरबोल ने परेशानी से उसे देखा। वो इस शहर में सिर्फ तुमसे इंतकाम लेने आया है माहिर। माहिर इसी तरह लिविंग रूम के वस्त में खड़ा था। आंखें छोटी करके वो दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देख रहा था। वो नुक्ता बड़ा हो के एक कॉटेज बन गया था, पानी और दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज, और वो दोनों उसके बाहर आमने सामने खड़े थे। तुम अभी मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ़ नहीं हो। ज़िया सुल्तान ने बरसों पहले कहा था, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथों ही ख़त्म होगी। माहिर फरीद ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, मेरी ज़िंदगी उसके हाथों ख़त्म होगी। और फिर सारे सवालिया निशान ख़त्म हो गए। उसके दिल पे जैसे किसी ने भारी बूट रख दिया। मेरी ज़िंदगी। उसने तेज़ी से मोबाइल निकाला। वो मुझे नहीं मारना चाहता।
माला का नंबर मिला के उसने फ़ोन कान से लगाया। वो माला को मार देगा, वो मेरी ज़िंदगी है, उसने खुद को खौफ और बेयकीनी से कहते सुना था। वो इस शहर में माला को मारने आया था। कशमाला मुबीन ने शीशे के शोकेस पर उंगली रखी। बारिस्ता ने गर्दन तिरछी करके देखा। वो मुस्कुराहट दबाए बकलावे की तरफ इशारा कर रही थी। वो जानती थी वो बकलावा नहीं खाएगा। इतना खस्ता, चिकनाई और मीठे से भरा बकलावा वो माहिर बे के हलक से नहीं उतरेगा। वो बहुत सी चीज़ों की तरह उसको भी अधूरा छोड़ देगा, लेकिन आजमाने में क्या हर्ज था। वो जब बकलावा और कॉफ़ी लिए उसके अपार्टमेंट में आई और किचन काउंटर पर रखा, तब वो बाहर निकल रहा था। सूट, टाई और बूट्स सब परफेक्ट था, लेकिन वो कदरे झंझलाया हुआ, कदरे मुस्तरिब था। माला ने बहुत मुश्किल से खुद को मुस्कुराने से रोके रखा और संजीदगी से बकलावे की पेशकश की। वो उसका ज़ब्त देख सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक भी बाइट लेगा, लेकिन कम अज़ कम एक लुकमा उसने माहिर को अपने सामने हलक से उतारते देख लिया था। गुड। उसके बाद माहिर और बियरबॉल किसी बहस में पड़ते दिखाई दिए तो वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आ गई। बदर उठ चुका था, उसे उसको नाश्ता करवाना था और फिर इवेंट की तैयारी करनी थी। वो बाद में टैक्सी से भी जा सकती थी, लेकिन माहिर चाहता था उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। वैसे भी आज बारिश होनी ही होनी थी और बारिश में इस्तांबुल में टैक्सी बहुत मुश्किल से मिलती थी। वो अभी फ्रिज से नाश्ते की चीज़ें निकाल रही थी जब फ़ोन बजने लगा। कशमाला खानूम, आपकी कॉल आई थी पार्सल के लिए। मैं कल से कॉल कर रही हूँ। मेरा पैकेज अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ। 2 दिन बाद मेरी शादी का फंक्शन है और मुझे अपना ड्रेस चाहिए। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ तलख हो गई। इतना बड़ा ब्रांड जो माहिर के कहने पर उसने लिया था, क्योंकि शबनम का मानना था कि इससे नीचे किसी टैग से उसे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो वक्त पे उसे उसका ड्रेस नहीं पहुंचा सके थे। आपका पैकेज आज सुबह ही डिलीवर हो गया था। माला ने चौंक के दरवाजे की समत में देखा। मगर मुझे कोई पैकेज नहीं मिला। कहीं उन्होंने साथ वाले अपार्टमेंट में तो नहीं दे दिया? वो एकदम परेशान हुई। वो नहीं चाहती थी कि माहिर इस ड्रेस को देखे। वो सरप्राइज था। इस शहर के कल्चर ने थोड़ा बहुत उसके ऊपर असर कर दिया था। मुझे चेक करने दे, सेल्स मैनेजर मसरूफ़ से अंदाज में कह रही थी। चंद कीज़ प्रेस करने की आवाज़ आई। दूसरी तरफ घंटी बजी। वो फ़ोन कान से लगाए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आपका पैकेज कल शाम बियरपोल की बेकरी में डिलीवर हुआ है, नशा नताशाई में। व्हाट? वो झंझला के बीच रास्ते में रुकी। वहाँ क्यों? आपने यही ड्रेस दिया था। उफ, उसने बेख्तियार माथे को छुआ। वो सारा वक्त बेकरी पे होती थी, शायद इसलिए उसने वो एड्रेस दे दिया था। आपके नंबर पे पैकेज की तस्वीर भेज रही हूँ। वो बेकरी के दरवाजे पर पड़ा है। इस शहर के राइडर्स का असूल था कि पैकेज डिलीवर करके वो दरवाजे पर उसकी तस्वीर खींच के भेजते थे। उसने फ़ोन कान से हटा कर स्क्रीन देखी। तस्वीर सामने थी। इतना बड़ा डिब्बा दरवाजे पर पड़ा था। अभी बारिश आई तो सब भीग के तबाह हो जाएगा। उसने बेख्तियार फ़ोन कान से लगाया। आपको मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। दूसरी घंटी बजी तो उसने जल्दी से आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला। सेल्स मैनेजर कुछ कह रही थी, लेकिन माला ने फ़ोन कदरे नीचे करके उसकी बात सुननी चाहिए। वो चौखट में खड़ा उसे कुछ बता रहा था। मैं जा रहा हूँ, बियरबॉल तुम्हें ले आएगा, वरना गाड़ी मंगवा लेना। उसने जल्दी जल्दी सारी बात सुनी। कान पर लगे फ़ोन में साथ ही बोली। फिर एकदम कुछ याद आया। हाथ हिला के माहिर को एक आखिरी ताकीद की। वो समझ जाएगा। और फिर पलट गई। सॉरी, हमें पैकेज यूँ नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं आपकी तरफ से शिकायत रिकॉर्ड करवा देती हूँ। नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो फ़ोन कान से लगाए पलट गई। लेकिन क्या आप मुझे वो घर पर डिलीवर करवा सकते हैं? मैम, इस वक्त तो मुश्किल होगी। क्या आप वो खुद पिक कर सकती हैं? वीकेंड शुरू होने वाला था। जुमे की नमाज के साथ इस शहर के सारे सुस्त लोग काम करना बंद कर देते थे। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका था। माला ने फ़ोन कान से हटाया। उसे खुद ही कुछ करना था। बेकरी ज़्यादा दूर नहीं थी, 20 मिनट की ड्राइव। उसने जल्दी जल्दी बदर की चीज़ें उठाई, उसको बिस्तर से निकाला। जब तक वो बाहर आई, माहिर जा चुका था। बदर को फैज़ी खानम के पास छोड़ा, उसका नाश्ता समझाया, बहुत सी ताकीद की और स्वेटर और स्कर्ट के ऊपर कोट पहनती, ऊनी स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटती वो तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागी। टैक्सी आसानी से मिल गई थी। अभी बादल बरसना शुरू नहीं हुए थे। वो जानती थी कि पहली बूंद के साथ जहाँ ज़मीन के सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे, वहीं
ساری ٹیکسی زیر زمین چلی جائے گی۔ آج سڑکوں پر رش معمول سے زیادہ تھا۔ وہ مسلسل کھڑکی کے باہر دیکھتی پریشانی سے انگلیاں چٹک رہی تھی۔ دروازے کے اوپر پیکج کون رکھتا ہے؟ بارش آ گئی یا کسی نے فٹ پاتھ پر پانی گرا دیا تو وہ بھیگ جائے گی، اس کا کامدار لباس تباہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی ماہر کا اتنا خرچہ ہوا تھا۔ اف، یہ سب۔ ٹیکسی آگے بڑھ رہی تھی۔ بہت سے ہارن، وائپر چلنے کی آواز، ٹپ ٹپ گرتے قطرے، اور سب میں دور کسی کونے سے آواز سنائی دینا شروع ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کورس میں جیسے بہت سے لوگ بولے تھے۔ ظہیر کی آواز ان میں سب سے نمایاں تھی۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ٹیکسی میں اکیلی تھی۔ شیشے دھندلے ہو رہے تھے اور پانی ٹپ ٹپ گرتا جا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ظہیر کی آواز اسے کوئی کیوں سنائی دیتی تھی؟ اور یہ آواز پہلی دفعہ کب آئی تھی؟ برسوں پہلے، جب اسے کال کر کے بتایا گیا تھا کہ اوشن میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ اپنے قیمتی ڈاکومنٹس اور ڈائمنڈز بچانے کے لیے جو اوشن کے لاکر میں پڑے تھے بھاگ کے وہاں آئی تھی، اور راستے میں اس نے کسی کو گاڑی تلے دے دیا تھا۔ کیا کوئی اس کی گاڑی کے نیچے آنے والا تھا؟ اس نے چونک کے ڈرائیور کو دیکھا۔ دھیان سے چلانا، وہ بے اختیار بولی۔ کچھ تھا جو اس سب میں غلط تھا۔ وہ جب تک اوشن میں پہنچی تھی تو اندر اندھیرا تھا، کوئی آگ نہیں تھی، اور پھر ایک دم سے ساری بتیاں جل اٹھی تھی۔ اس کی سالگرہ کا کیک اس کے سامنے تھا۔ ظہیر سمیت بہت سے لوگ تالیاں بجاتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں سکی۔ وہ جلدی میں ایکسیڈنٹ کر آئی تھی اور وہ لوگ اس کو پرینک کر رہے تھے۔ مادام، مادام! ٹیکسی ڈرائیور کے پکارنے پہ وہ چونکی۔ وہ ٹیکسی بیکری کے دہانے پر روک چکا تھا اور اب مشین سامنے کیے اسے کارڈ ٹیپ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مالا نے گمسم سی ہو کر دروازے کے باہر دیکھا۔ شیشہ بار بار پانی کے باعث دھندلا ہو رہا تھا۔ کیا یہ کوئی پرینک تھا؟ کیا کوئی اس کی میموریز کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ مادام! ٹیکسی ڈرائیور کی آواز تیز سے بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے کارڈ ٹیپ کیا اور باہر نکلی۔ بوٹس سے ٹھک ٹھک چلتی وہ چند قدم آگے آئی۔ بیکری کے بند شیشے کے دروازے کے سامنے کارٹن رکھا تھا۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی، پنجوں کے بل اس کے سامنے رکی، اس کی سطح پر ہاتھ لگایا۔ وہ گیلا تھا۔ او نو! اس نے پرس سے چابیاں نکالی، گلاس ڈور کھولا اور کارٹن دونوں ہاتھ میں اٹھائے دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی۔ دروازے کا کونا جامنی گھنٹی سے ٹکرایا۔ چھن چھن چھن! سناٹے میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ وہ کارٹن لیے سیڑھیاں چڑھتی اوپر سیٹنگ ایریا میں آئی۔ یہاں پہ کھڑے ہوئے چند دن پہلے ماہر نے اپنی فیملی کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ادھورے وال موریل کو دیکھا۔ ابھی بیکری چالو نہیں ہوئی تھی لیکن کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ لیبر اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ اب صرف اس کا کام رہتا تھا جس کو وہ شادی کے بعد کمپلیٹ کرے گی۔ اس نے ساری بتیاں روشن کی، کوٹ اتار کے ایک طرف رکھا، درجہ حرارت سیٹ کیا، پھر جلدی سے کارٹن تک آئی۔ ایک پین کی نب سے ٹیپ کو چیڑا، دائیں بائیں اوپر نیچے کارٹن کا منہ کھولا۔ اندر ایک اور باکس تھا۔ شکر! یقیناً لباس گیلا نہیں ہوا ہوگا۔ مالا نے باکس نکال کے سامنے رکھا۔ گہرا جامنی رنگ کا مخملی باکس۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ان کی پیکنگ اتنی بری ہوگی؟ اطمینان سا اس کے اندر اتر گیا۔ باکس کا ڈھکن کھولا تو اندر بٹر پیپر میں لپٹا لباس نظر آ رہا تھا۔ کسی پرفیوم کی مہک اس سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکھڑاتا ہوا بٹر پیپر الگ کیا اور دونوں ہاتھوں سے آئیوری سلک کے گاؤن کو اٹھایا۔ وہ صاف اجلا سا سفید رنگ کا گاؤن تھا، پورے آستین اور بہت ہلکا سا کام، اور ساتھ اس کا ویل بہت خوبصورت، نفیس اور باوقار۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی اور آنکھوں میں پانی۔ سفید رنگ دلہنوں کے لیے خاص تھا۔ عرب، مغربی اور افریقہ میں ہر جگہ دلہنیں سفید پہنا کرتی تھی سوائے برصغیر پاک و ہند کے، جہاں دلہنوں نے سرخ رنگ کو اپنایا تھا۔ ذات سے شادی پر بھی اس نے سفید رنگ پہنا تھا، لیکن وہ ایک مختلف لباس تھا۔ اس دفعہ وہ کچھ اور پہننا چاہتی تھی۔ اس دفعہ ہر چیز وہ مختلف کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بٹر پیپر احتیاط سے واپس اندر ڈالا، ڈھکن بند کیا، اور اسی پل ایک کھٹکار سا ہوا۔ مالا نے چونک کے گردن پیچھے موڑی۔ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا۔ وہ اکیلی وہاں کھڑی تھی۔ آواز بیربل کے کمرے سے آئی تھی۔ بیربل، یہ تم ہو؟ اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔
دور پس منظر میں مدھم سا ظہیر کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سنائی دیا تھا۔ خطرے کا سرخ الارم اس کے اندر جلنے بجھنے لگا تھا۔ کون ہے؟